नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन झा का जन्मदिवस माल्यार्पण कर और केक काटकर हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ संजय लडवानी जी, कमल धूत जी, संजय माहुरिया, अब्दुल गनी, महेश कनौजिया, चंद्रकांत अग्रवाल, गौरव बान, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और कार्यकर्ता बंधु राजेंद्र गिरी के सहभोज में एकत्रित होकर जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। देश की आज़ादी के 1 साल बाद गठित देश के पत्रकारों के सबसे पुराने और सशक्त संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का 3 दिवसीय 73वां विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के जिला रतलाम अंतर्गत ग्राम सेमलिया स्थित मां अन्नपूर्णा कामाक्षा शक्तिपीठ मंदिर परिसर में दिनांक 10, 11, 12 मार्च को संपन्न हुआ, जहां देश भर के अलग अलग 17 राज्यों से आए हुए पत्रकार साथियों द्वारा माता अन्नपूर्णा का दर्शन लाभ लिया और पीठाधीश गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त किया। अधिवेशन की शुरुआत पीठाधीश गुरु श्री श्री 1008 श्री मधुसूदनानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित करके की गई और देश हित, सनातन धर्म, पत्रकारों के हित और अखंड राष्ट्र संबंध में पीठाधीश गुरु द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। वहीं मुख्य अतिथियों द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, जहां इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई, जिससे अध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव को देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकार साथियों की सर्वसहमति से दोबारा निर्विरोध चुना गया। नए उपाध्यक्ष पद के लिए 2 और सचिव पद के लिए 6 मध्य प्रदेश के अलग अलग सदस्यों सहित 29 सदस्यों को चुना गया। साथ ही विशेष कार्यकारिणी सदस्यों की सूची में नीमच जिले से संचालित समाचार पत्र नीमच हेडलाइंस के संपादक अविनाश जाजपुरा को भी स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम दिवस पर कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री भरत दास बैरागी, राज्य के क्षेत्र के प्रसिद्ध कथावाचक भीमा शंकर शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव, मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष NP अग्रवाल, अग्निपथ के संपादक अर्जुन सिंह चंदेल, हैदराबाद से आए हुए जंगा रेड्डी, अखिल भारतीय मानवाधिकार आयोग की प्रदेश अध्यक्ष हसीना बुआ, समाज सेवी डॉक्टर अरविंद जैन और नीमच के समाज सेवी संतोष चोपड़ा उपस्थित रहे। और धन के भंडार भरे रहे और निरंतर कभी किसी प्रकार से आपको दुखों के उन बादलों से संघर्ष ना करना पड़े, इसका आशीर्वाद माता अन्नपूर्णा आपको दे। हम भगवान महाकाल की भूमि में बैठे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि ये जो पूरा मालवा क्षेत्र है, इसकी राजधानी कभी अवंतिका हुआ करती थी, जिसको हम उज्जैन कहते हैं। तो बाबा महाकाल की भूमि केवल उज्जैन ही नहीं है, हम भगवान महाकाल के चरणों में बैठे हैं, इसलिए दूसरा प्रणाम उनको करते हैं। और मुझे लगता है शायद आप लोग महाकाल से होकर के यहाँ तक आए हैं, इसलिए महाकाल की वो जो रज है, वो शिव का जो तत्व है, वो शक्ति के यहाँ तक लेकर के आप आए हैं, इसके लिए तीसरा प्रणाम आपको करता हूँ। और भार्गव वंश में उत्पन्न ऋषि भार्गव की परंपरा को वहां से लेकर के यहाँ तक लाने, गौ माता की जय बोली, अपन समझते हैं कि अपना काम खत्म हो गया। जय बोलने के बाद अपन गौ माता अगर प्यासी बैठी है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से कई गौशालाएं संचालित हो रही है। मैंने विधानसभा में 3 प्रश्न रखे थे। विधानसभा में गौ माता के लिए 3 बातें रखी थी। एक तो गौशालाएं खोली जाए, जो भगवान की दया से अभी भी प्रस्ताव हुआ कि आने वाले दिनों में 3000 गौशालाएं और खोलने का प्रस्ताव कर दिया गया है, तो जगह जगह खुलेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, मतलब मेरा निवेदन था कि जितने भी कर्मचारी हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, जिनको 25,000 रुपए से तनख्वाह ज्यादा मिलती है, उनसे 500 रुपए प्रति माह गौशाला में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए। तीसरा था कि जितने भी कृषक हैं, अगर जो कृषक गौ माता पालता है, उसी की जमीन का क्रय विक्रय किया जाए, नहीं तो बंद
कर दिया जाए। और आखिरी पॉइंट था कि जितने भी नेता मेरे जैसे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पंच हो, जनपद का लड़ता हो चुनाव या सरपंच हो, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि गौ माता पाले, उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं खुद बोल रहा हूं तो पहले मेरे को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आज भगवान की दया से आप पत्रकार बंधु हैं, कभी भोपाल आए तो मेरे बंगले पे भी गौ माता गंगा और गौरी वहां पर उनकी सेवा करने का मौका मेरे को माँ भोपाल में भी है, यहाँ पर भी पाल रखी है। अपन सब गौ माता के लिए रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास करें। यहाँ पर पत्रकार जो बंधु बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपने हमारे बहुत ही सम्मानित हम सबके गुरु मधुसूदन शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी लगातार 2 साल से जो तपस्या चल रही है, और हमें गर्व है कि ये भारत की धरती साधु संतों और वीरों की धरती है, और निर्विवाद तरीके से चाहे वो ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, उसमें अपनी तपस्या कर रहे हैं, और वो भी मानव उत्थान के लिए। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे वीरेंद्र जी यादव, जो शामगढ़ मेरी विधानसभा में हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, आदरणीय यादव साहब, हमारी विधानसभा के एक और डॉक्टर साहब जैन साहब, जो बहुत ही अरविंद जी जैन साहब, जो बहुत ही बेहतरीन एक समाज सेवी हैं। अभी हमने जिनको सुना है, जो अध्यक्ष हैं भार्गव साहब, बहुत ही अभी कुछ शब्द सुने पर आनंद आ गया, भार्गव साहब को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मेहतवाल जी, जो हमारे युवा जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय सभी पत्रकार बंधु जो बाहर से, मैंने जो सुना है कि 17 देश आगे बढ़ रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिस प्रकार से सोच होती है ऐसा पूरा देश पीछे चलता है। आज अभी बागेश्वर धाम की जो बात आई है, उसमें एक ही बात जो मजबूत है कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आज जो सबका फर्ज बनता है और जो सबका कर्तव्य बनता है, और उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है देश को मार्गदर्शन देने के लिए, नई दिशा देने के लिए, तो उसमें पत्रकार बंधु अपना जो दायित्व निभा रहे हैं। और पत्रकारों की कलम जिस प्रकार से चलती है, आज जनप्रतिनिधि तो अपना काम करते हैं, पर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो पत्रकार बंधु हैं, कि जिनकी कलम जब चलती है तो उस दिशा में एक क्रांति आती है। आज पत्रकार बंधु जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, और मैं जानता हूं कि पत्रकारों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, कि जब वो बरसात होती है, बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, तो बाढ़ में नदियों में तैरते हुए कैमरामैन को देखा है, पत्रकार बंधुओं को देखा है। भयंकर जब भूकंप आता है, वहां पर भी पत्रकारों को जाते हुए देखा है। तो इनकी कठिन जिंदगी को मैं प्रणाम करते हुए, इनके हौसलों को प्रणाम करते हुए, कि आज यहाँ की धरती पर यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच में हमारे गुरुदेव। सारे विश्व में भारत देश की महिमा एक विश्व गुरु के रूप में रही है। यदि इसका श्रेय यहाँ की भूमि पर स्थित प्राचीन देवी देवताओं के स्वप्रकट स्थानों, शक्तिपीठों और गुरुकुलों को दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी कड़ी में एक प्राचीन शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य अंतर्गत रतलाम जिले के ग्राम सेमलिया में स्थित है, जिसे माता अन्नपूर्णा कामाक्षा शक्तिपीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक टेकरी पर स्थित है। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ विराजित माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्वप्रकट है, और माता अन्नपूर्णा द्वारा अपने विराजने का स्थान भी स्वयं पड़ोस के ग्राम निवासी व्यक्ति को स्वप्न में आकर बताया गया था। शक्तिपीठ की महिमा यह भी है कि यहाँ आने पर तकनीकी साधन दिशा सूचक कंपास की सुई भी शून्य हो जाती है। नजदीकी ग्राम वासियों का कहना है कि स्थानीय वासियों को संबंधित टेकरी पर अक्सर स्वतः प्रज्वलित दीपक की रोशनी चलती हुई दिखाई देना एक आम बात सी लगती थी, और माता अन्नपूर्णा द्वारा संबंधित व्यक्ति के स्वप्न में टेकरी पर विराजमान करना दर्शाया गया था। तब से माता अन्नपूर्णा यहाँ विराजित है। कई एकड़ भूमि में बसे शक्तिपीठ के पीठाधीश श्री श्री
गुरु श्री श्री 1008 मधुसूदनानंद जी महाराज हैं, जिनके द्वारा विगत 2 वर्षों से समस्त जन प्राणी हित सहित विश्व हित, देश हित और सनातन धर्म हित में अनवरत अखंड महायज्ञ किया जा रहा है। पुनर्स्थापित होगा। देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता। आपने एक शब्द बोला स्थापित, तो मैं आपको और मेरे इन विचारों से एक बात तय कर देता हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं या सोचते हैं कि धर्म की स्थापना होती है, तो मैं ये सोचता हूं वो प्रायः बिल्कुल अंधकार भरी बात है। क्योंकि धर्म तो सदैव स्थापित रहता है। धर्म जो है वो कहाँ है? बाहर जो आप कुछ देख रहा है, जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, जो आपकी इंद्रियां आपको बाहर दिखाई दे रही, उसे यदि आप धर्म मानते हैं तो वो धर्म नहीं है। धर्म तो पैदा होने वाले प्रत्येक मनुष्य के आत्मा के साथ जन्म से ही उसको प्राप्त होता है और मृत्यु की अवस्था तक वो उसके साथ होता है। सनातन धर्म को लेकर के लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं और कहीं न कहीं कुठाराघात जैसी स्थितियां सामने आती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने अमृत नहीं पिया वो अमृत के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जो समंदर की गहराई में नहीं गए वो समंदर के बारे में नहीं बता सकते। जो हिमालय की चोटी पे नहीं गए वो, उनसे अगर यदि पूछा जाए कि आप हिमालय के बारे में क्या कहेंगे, तो वो यही कहेंगे वो एक पत्थर का ढेर है। तो जब तक किसी चीज के बारे में जाना नहीं जा सकता है तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। और जो जानना ही नहीं चाहते हो, फिर वो तो आरोप प्रत्यारोप और कुठाराघात करके जैसे तैसे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करेंगे। प्राय देखा गया है कि जब भी किसी संत की उपलब्धि ज्यादा होती है या उन्हें क्षेत्र में अगर पहचाना जाता है, तो उसी समय उनको लेकर के काफी सारी विरोधाभास की बातें सामने आती है। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि प्राचीन काल में ऋषि महात्मा तपस्या करते थे तो उससे सत्ताधारी इंद्र का सिंहासन डोलता था। ऐसा मैंने पढ़ा है, कथाओं में सुना भी है। वर्तमान समय में भी वही परिपाटी है कि जब कोई साधक, कोई साधु संत जन कल्याण का काम करता है, जब आत्म चेतना जगाता है, वो जीवन में क्रांति ला देता है, तो उससे कुछ सत्ताधारी लोलुप, जिनका झंडा या तो ऊंचा नहीं हो पाया है या जो सत्ता पे काबिज होकर गुलामी कराना चाहते हैं, ऐसे जो सत्ताधारी लोलुप लोग होते हैं, उनकी जमीन खिसकती है, उनकी सत्ता खिसकती है, उनका अस्तित्व डगमगाता है। और जब ऐसे अस्तित्व किसी का डगमगा जाए तो फिर वो क्या करेगा? भविष्य में शक्तिपीठ में किस तरह के परिवर्तन होंगे और सनातन धर्म को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की चीजें आपके द्वारा की जाएगी? देखो, सनातन की सुरक्षा की बात है तो सनातन तो पूरे विश्व की सुरक्षा करने वाला और सनातन तो पूरे विश्व को सुरक्षा देता। हम इसकी क्या सुरक्षा करेंगे? धर्मो रक्षति रक्षत, एक सूत्र है वेदांत का कि यदि हम धर्म के साथ है और धर्म की छत्र छाया में है, धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, इसको देख करके देश का जो राजा होता है उसका भी एक राजधर्म होता है, और देश का राजा जिस धर्म का पालन करता हो, प्रजा भी उसी धर्म का पालन करेगी। और ये सनातन की भूमि है, ये मर्यादा पूरे विश्व की सुरक्षा करने वाला, और सनातन तो पूरे विश्व को सुरक्षा देता। हम इसकी क्या सुरक्षा करेंगे? धर्मो रक्षति रक्षत, एक सूत्र है वेदांत का कि यदि हम धर्म के साथ है और धर्म की छत्र छाया में है, धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, इसको देख करके देश का जो राजा होता है उसका भी एक राजधर्म होता है, और देश का राजा जिस धर्म का पालन करता हो, प्रजा भी उसी धर्म का पालन करेगी। और ये सनातन की भूमि है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, और ये अवतारों की भूमि है। और फिर भी वर्तमान समय में यदि विधर्मी बार बार सनातन पे कुठाराघात करते हैं, तो जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ राजा होता है उसका यह धर्म होता है, धर्म होता है कि वो सनातन धर्म के अनुयायियों की रक्षा करने के लिए और धर्म पथ पर चलने वाले अग्रसर लोगों की रक्षा करने के लिए कोई ऐसे कानून की स्थापना करे, ऐसे विधि विधान की स्थापना करे कि जिससे धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को रक्षा मात्र प्राप्त हो जाए। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म माना जाता है, उसके बाद भी अन्य सभी धर्मों के लोग प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसका एक ही जवाब दूंगा कि आपने पूछा पुराना और नया, तो मैं यह तय कर देता हूं कि दुनिया के सारे ग्रंथों को एक जगह इकट्ठे कर दीजिए और सारे धर्म गुरुओं को आप एक जगह इकट्ठे कर दीजिए। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे, कथाओं के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, प्रामाणिकता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी बिठा करके और देश का पूरा मीडिया लगा करके बहुत बड़े स्तर पे धर्म संवाद करा के देख लीजिए, सनातन धर्म से बड़ा प्राचीन कोई धर्म नहीं। एक बात। दूसरी बात, सनातन जो शब्द है इसका अर्थ होता है परंपरा से चले आना, परंपरागत। अब परंपरा का मतलब होता है जब से सृष्टि स्थापित हुई है, सृष्टि का ये स्थापन जो हुआ है पंच तत्वों से माना जाता है, अग्नि,
जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और जो ये पंच तत्व है, जब से ये बने हैं, जब से ये स्थापित हुए और पंच तत्वों की सृष्टि बनी, तब से सृष्टि के द्वारा जो नियम स्थापित हुए हैं उसको सनातन कहा जाता है। अब यदि कोई ये कहे कि वो धर्म महान है, ये धर्म महान है, तो मैं ये साबित कर सकता हूं, ये सिद्ध कर देता हूं कि सनातन को छोड़ के देश में, विश्व में कोई धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित नहीं होता है, और जो भी व्यक्ति विशेष के द्वारा यदि विचार दिए गए हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा सूत्र दिए गए, तो उनको आप मत कह सकते, संप्रदाय कह सकते, मजहब कह सकते, पंथ कह सकते, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है समग्र का जोड़, और समग्र तो ये सृष्टि है, और सृष्टि का जो जोड़ है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो सनातन है। इसलिए इसको किसी भी प्रकार से झुटलाया जा नहीं सकता है। थैंक यू। सीर बांसखेड़ी एबी रोड पर स्थित नित्यानंद धाम हनुमान मंदिर पर आगामी समय में पितृ शांति नारायण महायज्ञ का विगत दिवस ध्वजारोहण संत श्री बलराम दास त्यागी, संत श्री छोटे बलराम दास त्यागी, आचार्य पंडित श्री दिनेश चंद्र महाराज के सानिध्य में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगमोहन सिंगर, पंडित केदार समाधिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पितृ शांति नारायण महायज्ञ को विशाल और भव्य रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया गया। इसके बाद सभी उपस्थित धर्म प्रेमियों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया और महायज्ञ के आयोजन पर सभी ने विचार व्यक्त किए। पितृ शांति के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन नित्यानंद धाम हनुमान मंदिर पर आयोजित किया जाएगा और यज्ञ में भाग लेने वाले गणमान्य नागरिक पितृदोष मुक्ति पाएंगे। शिवपुरी जिले में इस प्रकार का ये प्रथम आयोजन है, इसलिए उक्त कार्यक्रम को लेकर धर्म प्रेमियों में भारी उत्साह है। उक्त ध्वजारोहण और होली मिलन समारोह में मुख्य यजमान के रूप में लोकेंद्र सिंह परमार, कृपाल सिंह परमार, बलवीर सिंह परमार आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगमोहन सिंगर जी से। सर आप बताइए, आज पितृ शांति श्री नारायण महायज्ञ ध्वजारोपण 12 मार्च से रविवार को सीर बांसखेड़ी में आयोजित किया गया है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोगों की क्या सहभागिता है। नित्यानंद हनुमान जी महाराज के स्थान पर बलराम दास जी महाराज के नेतृत्व में एवं आचार्यों के नेतृत्व में इस यज्ञ का महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आज 12 मार्च को ध्वजारोहण हुआ। हम सभी के बीच में आगे की प्रक्रिया महाराज जी के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेंगे, सबको यज्ञ में सहयोग लेंगे और पितृदोष निवारण यज्ञ है। इसमें पितरों, जिन लोगों पर पितृदोष है, नारायण महाबली है, वो इस यज्ञ में हिस्सा लेंगे तो उन्हें पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। सर आप बताइए कि यहाँ इस यज्ञ में कितने गांव के लोग इसमें सहभागिता दे रहे हैं। लगभग 50-60 गाँव के। आप अपना नाम बताइए सर। लोकेंद्र सिंह परमार जी। आप बताइए परमार जी कि इस ये यज्ञ हो रहा है उसमें कितने गांव के लोग सहभागिता दे रहे हैं, मतलब गांव के एक आध दो नाम। सीर बांसखेड़ी, बड़ा गांव और मुड़ेरी, आपका ककरवाया, आपका इधर टीला घाट, सुजवाया इत्यादि। बड़ा गांव। हाँ, बड़ा गांव। लगभग 20-25 गांव के लोगों को इसमें सहभागिता है और इसमें लगभग 27 करीब 20-25 किलोमीटर के एरिया में। सर अब एक चीज और बताइए कि ये इसमें यज्ञ में कितने लोग आने का है। इसमें 80-90 हजार, लगभग 80-90 हजार का 90 हजार आदमी कम से कम आने का वो है। और कोई सवाल? एक सेकंड। नंबर है भाई जाओ और नंबर पर कॉपी मिले। धन्यवाद सर। और मैं दूसरा, अभी ये 12 मार्च को जो उद्घाटन हुआ है, इसके बाद जो भी यज्ञ की इनकी तारीख जो आपकी आएगी वो आप दोबारा निश्चित करेंगे और इसकी इसी बात के लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे के द्वारा लाडली बहना योजना के संबंध में 11 मार्च को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने और शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे के द्वारा 13 मार्च को उदयपुरा
जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी रामचंद्र तिवारी को हटाने के बाद सरपंच और सचिव संयुक्त मोर्चा रामचंद्र तिवारी के पक्ष में आ गए हैं। वहीं जनपद सीईओ अभिषेक गुप्ता के ऊपर लेन देन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सरपंच और सचिवों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा उदयपुरा तहसीलदार मोतीलाल अहिरवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से जनपद सीईओ को हटाने की मांग की है। स्थानीय जनपद पंचायत में सरपंच और सचिवों के द्वारा तंबू तान लिया गया और सीईओ अभिषेक गुप्ता के स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। सरपंच संघ के अध्यक्ष का कहना है कि यदि जनपद सीईओ को नहीं हटाया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जनप्रतिनिधि संतोष रघुवंशी ने कहा कि जनपद पंचायत में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सीईओ का व्यवहार ठीक नहीं है, सारे विकास कार्यों में अड़ंगा बने हुए हैं। गोविंद सिंह राजपूत, किस पद पर पदस्थ हैं? मैं सरपंच संघ के संरक्षक मंडल में हूं। आज स्थानीय जनपद पंचायत में आप लोग एकत्रित हैं और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दिया है। किन बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया गया और किस प्रकार की आप लोगों की मांग है? हम लोगों की तो मेन कहें तो सीईओ साहब को हटाने की मेन मांग है। उसके जो गलतियां हैं उनकी लगातार सरपंचों को, सचिवों को, सहायकों को परेशान किया जा रहा है। मैं अपनी बात करूं, मैं बोरा ग्राम पंचायत से मेरे घर में सरपंच है, प्रतिनिधि भी हूँ, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज 8-9 महीने हुए जा रहे हैं। विकास के नाम से जो हमारी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, शासन की मंशा है कि उस अनुसार विकास किया जाए गाँव का, उसके तहत आज तक 8-9 महीने हो गए, 1-5 पैसे का काम नहीं हुआ है। इनकी कार्यशैली के चलते विकास नहीं हो पा रहा है। कई बार जैसे सचिव का स्थानांतरण हो गया था, इसके बाद व्यवस्था हुई, वो भी चले गए। जो सीईओ साहब का भी ध्यान नहीं देते, ये काम तो इनका है। क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह राजपूत। मैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का प्रांतीय महामंत्री हूँ। ये बताइए क्या परेशानी है यहाँ सीईओ को लेकर? परेशानी लगभग ये नई पंचवर्षीय को 8 से 9 महीने हुए जा रहे हैं और सीईओ साहब की कार्यशैली इतनी मतलब दोषपूर्ण है। यहाँ इन लोगों के द्वारा बताया गया कि पैसे की भी मांग की जाती है काम करने की। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सरपंच साथी भी काम करना चाहते हैं, नए पंचायत से चुन के आए हैं, लेकिन इनकी ऐसी कार्यशैली होने के कारण ना तो कोई विकास की बात समझ में आ रही है, ना पंचायतों में कोई विकास हो रहा है। और वर्तमान स्थिति में अभी हमारे जनपद के खंड अधिकारी महोदय जो कि मेडिकल पे थे, मेडिकल पे होने के बावजूद भी उन्होंने उल्टे सीधे मतलब बड़े अधिकारियों के ऊपर कान भरे और उनको सस्पेंड करा दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। हमारे साथ पूरा संयुक्त मोर्चा है, सरपंच हैं, सरपंच महोदय हैं सारे, पूरी 68 जनपद पंचायतों के, और हमारे पंचायत सचिव साथी, रोजगार सहायक साथी। आपकी ये हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक ये हड़ताल पे हम बैठे रहेंगे, जब तक कि माननीय सीईओ महोदय का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता। क्या नाम है आपका? संतोष रघुवंशी। ये बताइए आज यहाँ उदयपुरा जनपद में आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, किस वजह को लेकर इकट्ठे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पत्रकार भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, का जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक मुख्य पद होता है जिसके अंतर्गत सरपंच आते हैं, सचिव आते हैं, रोजगार सहायक आते हैं, गांव की आंगनवाड़ी आती, सहायिका आती, आजीविका मिशन वाले आते हैं, स्व सहायता समूह वाले आते हैं। अगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी का व्यवहार ठीक ना हो तो शासन की विकास योजनाओं में बाधित होगी। जब विकास योजनाएं बाधित होगी तो निश्चित ही कि ग्राम पंचायत का सरपंच चुन के आता है, उसको बड़ी लालसा रहती है कि मैं ग्राम पंचायत का विकास करूं, और विकास अवरुद्ध हो तो निश्चित ही ऐसे अधिकारी के खिलाफ लामबंद हो गए पूरे सरपंच, सचिव और कर्मचारी। तो आपको इनकी कार्यशैली ठीक नहीं लगी? इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। केवल माने जनप्रतिनिधि ही नहीं, इस जनपद के कर्मचारी पीड़ित हैं। एक पंचायत इंस्पेक्टर जो पूरी जनपद को इतने अच्छे तरीके से चला रहा था, जो सरपंच सचिव का तालमेल बनाकर चल रहा था, उसको फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इस जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने झूठी शिकायत करके इतने अच्छे अधिकारी को यहाँ से निलंबित करवा दिया है। इसका भी पूरे जनपद के कर्मचारियों को, सरपंच सचिवों को रोष व्याप्त है, क्योंकि वो एक इतना अच्छा अधिकारी था जो पूरी जनपद को बांधकर चलता था और सहयोग करता था, जिससे विकास योजनाएं होती थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमराज सिंह चौहान,
सरपंच संघ अध्यक्ष उदयपुरा जनपद से मैं अध्यक्ष हूँ। ये बताइए आज यहाँ सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए? ये माननीय सीओ साहब की जो कार्यशैली है और हम लोगों को, ये शासकीय कर्मचारियों को, सभी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार हमारी टीएस ईएस की फाइलें लुका ली जाती हैं, बचा ली जाती हैं। उन लोगों से डिमांड की जाती है कि सरपंच लोगों से आप ये हमारी बात रखें और हमको ऐसा कराएं। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक 17 की फाइल आई थी, 100 मीटर रोड थी, उसमें 10,000 रुपये की मांग की गई थी ग्राम रोजगार सहायक से, जिसने हमें बताया। हमने बात की, बात करने के बाद हमने कहा भी, तो उसको बहुत परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया उसको। फिर जहाँ के कहीं उसको 15 दिन में उसकी फाइल का टीएस हुआ था। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं तत्काल प्रभाव से माननीय गुप्ता जी को यहाँ से हटाया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है, माननीय आपसे भी निवेदन है कि हम लोगों की बात आप पहुँचाएँ और यहाँ से तत्काल उनको रवानगी की जाए, किसी दूसरे सीओ साहब की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। ज्ञापन भी दिया है। आज हमने माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, सरपंच संघ की तरफ से, जनपद के कर्मचारियों के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, आपके रोजगार सहायकों की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया है, सरपंच संघ, सचिव संघ, पूरे जनपद की तरफ से यहाँ माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें माननीय सीओ साहब को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की जा रही है और मांग की गई है। और हम लोग इसी कारण से यहाँ पर आज से धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं और जब तक इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के ग्राम दाहोद पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 150 लोगों ने अपने आंखों की जांच कराई। ज़्यादातर लोगों के आंखों में दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष पाए गए हैं। वहीं लगभग 50% मरीजों में मोतियाबिंद देखा गया। और इस नेत्र जाँच शिविर का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शिविर में लोगों की आंखों की जाँच करने वाले डॉक्टर DR शिवेंद्र, डॉक्टर सोएब ने बताया कि शाम 5 बजे तक उन्होंने लगभग 150 लोगों की आंखों की जांच की। इनमें से 50% लोगों में मोतियाबिंद देखा गया और जिन मरीजों की आंख में मोतियाबिंद की समस्या थी उन्हें ज़रूरी दवाइयां दी गई। जिन लोगों की आंखों में गंभीर लक्षण देखे गए उन्हें एम्स अस्पताल में आगे के इलाज के लिए बता दिया गया। क्या नाम है सर आपका? जी, कमलेश उइके, जिला पंचायत सदस्य, नूरगंज वार्ड से 17 नंबर, जिला रायसेन। ये जो कैंप लगवाया है, जी जी आप लोगों के माध्यम से लगाया? जी जी, इसमें सभी हमारे सरपंच साहब और हमारे दीपक भाई और हमारे और भी सगा भाई हैं, सभी लोगों के बड़ा सराहना कार्य रहा है। किस चीज से संबंधित ये कैंप लगा है? जी, ये नेत्र आँखों के संबंधित ये कैंप लगा है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या है, बहुत संज्ञान परिस्थिति पैदा होती है क्योंकि आँखों पे ये ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि सिटी लेवल में तो ये चीज़ पहुंच जाती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नहीं है। आज हम लोगों ने वही चाहा है कि पंचायत स्तर पर ये नेत्र की ये यहाँ पर कैंप लगा है और काफ़ी जनसंख्या की तादाद पर लोगों का काफ़ी चेकअप वगैरह डॉक्टर साहब एम्स हॉस्पिटल से आए और उन्होंने जाँच वगैरह की है। नाम क्या आपका सर? मैं डॉक्टर शिवेंद्र अहिरवार, कहाँ से आए सर? मैं एम्स भोपाल से, ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग से। यहाँ पे कौन से मरीज देखते हैं आप? यहाँ पे एक स्क्रीन कैंप है, तो उसमें हम मतलब मुख्य रूप से ये चीज़ जो एज के साथ होने वाली जो कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा के पेशेंट है तो उनकी प्राइमरी जो है स्क्रीन के हिसाब से कैंप लगाया है। अभी तक आपको आंखों संबंधित किस समस्या के ज़्यादा मरीज आपको मिले? सबसे ज़्यादा तो मोतियाबिंद के मरीज हैं और उसके अलावा दूसरे नंबर पर रिफ्रैक्टिव एरर के पेशेंट हैं और कुछ ग्लूकोमा के जो सस्पेक्टेड हैं, तो ये तो मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद ही कंफर्म होगा। योगेश चंद्रानी मेरा नाम है सर। कैसा लग रहा है आपको कैंप लगवाते हुए? यहाँ पे कैसा महसूस कर रहा है? बहुत खुशी हो रही है। जो लोगों की समस्या है, मतलब यहाँ पे लोगों को बहुत मोतियाबिंद की तकलीफ है और लोग इससे जागरूक नहीं हैं। लोगों को अब हम डॉक्टर साहब आए हैं तो यहाँ पे उनकी टीम बताया जा रहा है कि इनका इलाज होना है। लोगों को दिखना बंद हो चुका है, उनकी विजन नहीं है, लाइट अगर दिखा रही तो लाइट तक भी नहीं दिख पा रही है।
तो जो हमारा मकसद था लोगों को वो बताना कि मोतियाबिंद उनको बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पे लोग बहुत जो है चूल्हे पे खाना बनाते हैं, जिससे धुएँ से उनको आँखों में तकलीफ़ होती है। तो हमारा जो मेन मोटिव था, मकसद था लोगों की आँखों का जाँच करना, और वो यहाँ पे आज ये जो कैंप लगा है उसके कारण बहुत अच्छा सक्सेस जा रहा है और बहुत खुशी मिल रही है कि लोगों की तकलीफ़ को हम पकड़ कर और उनका बहुत जल्द से जल्द इलाज कराने जा रहे हैं। एम्स के द्वारा एम्स बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रही है और पूरा इलाज जो कराया जा रहा है वो फ्री कराया जा रहा है। एक सेवा भाव से सब भाई लोगों ने मिलकर एक हम लोगों ने ऐसे प्लान किया कि लोगों को जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करना। आज यहाँ लगाए, आने वाले टाइम में हम यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ पर हम ये कैंप लगाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।